हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ओके तो इससे पिछली वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया था, उसका स्मॉल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था कि कहाँ से अकाउंटिंग आई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे अब हम इसे जो है यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके तो हम अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, ताकि जब आप कंप्लीट वीडियो देख ले तो आप एनालाइज कर पाएँ कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। और विद आंसर हम यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस डिस्कस करवाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच आर इन पार्ट ऑफ मनी एंड देन प्रोवाइड द मीनिंगफुल रिजल्ट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म्स में होती है, और उसके बाद हम कुछ जो है मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालते हैं जो भी हमने इंफॉर्मेशन अभी तक तैयार करी है उससे। ओके तो अकाउंटिंग को यहाँ पर एक और नाम से जाना जाता है जो कि है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब किसी भी लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का मेन काम होता है कम्युनिकेट करना। तो इसी वजह से बिजनेस को, अकाउंटिंग को क्या कहा गया है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये उसको कम्युनिकेट कराने में हेल्प करती है, जो बाकी दूसरे पर्सन्स होते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग को और डीप में समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग में आती है, क्या इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। तो ये और डिटेल में समझने के लिए हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ओके अब आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दो टाइप्स की होती है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नेम से क्लियर है कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे या फिर जिसमें हम मनी का एक्सचेंज करेंगे। ओके तो वो ट्रांजेक्शन्स होंगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दूसरी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, जैसे जिसमें हम उसको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ना ही हम उसको मनी टर्म में मेज़र कर पा रहे हैं, ना ही हम कोई यहाँ पे हमारा मनी ट्रांसफ़र हो रहा है नॉन फाइनेंशियल के केस में, तो वो ट्रांजेक्शन्स होंगी नॉन फाइनेंशियल, और जिसमें ये चीज़ें हो रही हैं तो ये होगी फाइनेंशियल। ओके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमने गुड्स सेल करी, तो गुड्स सेल करके हमारे पास कैश आया, हमारे पास मनी आया, तो यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी। हमने गुड्स परचेज़ करी, तो परचेज़ करने के लिए हमने पेमेंट करी, हमारे पास से कैश गया। ठीक है, लॉस बाय फायर, अब यहाँ पे तो हमारे पास से ना कैश आया ना कैश गया, मनी तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन हम इसको मेज़र कर सकते हैं मनी टर्म में, क्योंकि जो भी मतलब मान लीजिए जैसे 10 पीसेस आइटम्स के थे वो वहाँ पे गोडाउन में रखे थे और उस गोडाउन में आग लग गई, तो हमें पता है कि उन 10 पीसेस जो थे स्टॉक के वो उसकी वैल्यू क्या थी, तो हम उसको यहाँ से मनी टर्म में इवेलुएट कर सकते हैं। ओके इसके बाद न्यू पर्सन कम्स इनटू बिजनेस एंड ब्रिंग्स कैश, तो यहाँ पर वो पर्सन कैश लेकर आया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। अगर कोई नया पर्सन बिजनेस में आता है एज अ पार्टनर और कुछ लेकर आता है कैश या फिर कुछ भी, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के पास कैश आया तो यहाँ पे भी मनी एक्सचेंज हुआ, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, अभी मीनिंग में हमने देखा था, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके
तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिसमें मनी नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्राइक बाय वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो बीच में कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, उससे कंपनी को लॉस हुआ होगा, तो मतलब इसका बिजनेस पे तो फ़र्क पड़ा, लेकिन हम इसको मेज़र नहीं कर सकते कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ था कंपनी को। ओके, तो इस वजह से हम इसको जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ऐसे ही रिज़ाइनेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, अब कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था, बिजनेस में काफ़ी सालों से काम कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए कोई एक सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर था और बहुत ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा था अपने वर्क में, तो उसने जो है जब तक वो बिज़नेस में था तब तक बिज़नेस काफ़ी सही ग्रोथ कर रहा था, काफ़ी सही उसकी सेल्स हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रिज़ाइन कर दिया तो उसका अफेक्ट पड़ेगा बिज़नेस पे। ओके, तो यहाँ से जो है बिज़नेस की सेल्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगी, तो उसका फ़र्क तो पड़ा, लेकिन हम एक्चुअल में ये नहीं कह सकते, एक्चुअल में उसको मेज़र नहीं कर सकते कि इसके जाने की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो ये सारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हम बिज़नेस में नहीं करते हैं, अकाउंटिंग में नहीं करते हैं, और इन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके, तो इसमें जो है हम इन सब की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप 2। ये हमारा स्टेप 1 था, जब हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा और पता लगा लिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम उस ट्रांजैक्शंस को मनी टर्म में मेज़र करेंगे। ओके, क्योंकि तब तक तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको मनी टर्म में डिफ़ाइन ना करें, क्योंकि उस तब तक तो हम उसको लिख ही नहीं सकते बुक्स में। तो इसमें कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे मनी टर्म में, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप अगर कह रहे हैं कि आपकी कोई बेकरी शॉप है और आपने 1000 केक्स बेक किए हैं, तो अगर आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अगर रख रहे हैं अपने पास तो इसको तो हम कहीं रिकॉर्ड कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा कि ठीक है 1000 केक बना दिए, ठीक है, तो इसकी मतलब अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे इसमें। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें कि 1000 केक को बनाने में आपकी जो कॉस्ट आई वो आई 1 लाख की, सेल्स आपने करी 1,50,000 की, और आपका प्रॉफिट हो गया 50,000 का, तो ये इन तीनों चीज़ों को आप मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, तो इसको आप मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको वैल्यू निकालनी होती है मनी में। अब दूसरा है, आप कह रहे, आपको पता है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ़ मशीन्स पता है कि हाँ 8 मशीन है कंपनी में और ऐसे ऐसे चल रही हैं, लेकिन तब तक उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यू है, मान लीजिए 50,000 ईच, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 50,000 इंटू 8, 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब जो है हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे कि हाँ हमारे पास 4 लाख की मशीनरी है। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास लैंड है, अब आपको पता है कि हाँ 100 स्क्वायर फीट हमारे पास यहाँ इस जगह पे जो है लैंड पड़ी हुई है, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ लैंड जो होगी हमारे पास वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लाख हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ लैंड है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें इवैल्यूएट करनी होती है हमारी सारी चीज़ों की वैल्यू मनी में, और उसके बाद ही हम इसको जो है रिकॉर्ड कर पाते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। अभी क्या किया हमने, आइडेंटिफाई करके उन ट्रांजैक्शंस को मेज़र कर लिया कि हाँ इसकी मनी में इतनी वैल्यू है, वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक होता है हमारा स्मॉल बिजनेस और एक होता है लार्ज बिजनेस। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, अगर बिजनेस छोटा है तो उसको ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेगा एक ही बुक में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देगा, और वो एक ही बुक में जो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है उसको बोलते हैं हम जर्नल, जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स, चाहे कोई परचेज़ की है, चाहे कोई सेल्स की है, चाहे कुछ भी है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर हमारा कोई छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस मतलब उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, तो एक बुक एनफ होती है जिसमें हम अपनी सारी जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर पाएँ। ओके, अगर वही हमारा जो बिज़नेस है वो लार्ज बिज़नेस है, तो लार्ज बिज़नेस क्या करता है, वो
उसका एक अकेली बुक से काम नहीं चलता, वो अपनी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करता है। सब्सिडरी बुक्स मतलब वेरियस टाइप्स की हम जो है बुक्स बना लेते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग बुक बना के चलते हैं। जैसे अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन परचेज़ बुक में रखेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन सेल बुक में, परचेज़ रिटर्न की अलग बुक होगी, सेल्स रिटर्न की अलग बुक होगी, कैश बुक अलग होगी जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, बिल रिसीवेबल बुक अलग होगी, बिल्स पेबल बुक अलग होगी। ये क्या होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। इसके अलावा एक बुक आती है इनकी जर्नल बुक। तो जर्नल बुक कौन सी होती है, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो पिछली किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो सारी रिकॉर्ड होंगी जर्नल बुक में। ओके, तो इस तरीके से लार्ज बिजनेस जो है अपनी अलग अलग बुक्स बना के रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि वो एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शन मिक्स कर देगा तो उसके लिए जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वो अलग अलग रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब हम ये क्यों करते हैं, अब अभी तक हमने क्या किया था, रिकॉर्डिंग करी थी सारी ट्रांजैक्शंस की, हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग कर ली। अब चाहे एक बुक में करिए चाहे अलग अलग बुक में कर रही है, तो अगर कोई हमसे आके पूछता है कि टोटल परचेजेस कितनी है, या फिर टोटल सेल्स कितनी है, या फिर टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो क्या हम बुक्स में से सारी एक एक ट्रांजैक्शन को देख के कि हाँ ये हमारी कैश सेल्स है, ये हमारी क्रेडिट सेल्स है, ये हमारी कैश परचेजेस है, उन सब का देख के टोटल करेंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा एक स्टेप आया है क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट हम अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, बाकी इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, परचेज से रिलेटेड हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे हमारी कैश परचेज है चाहे हमारी क्रेडिट परचेज है, सारी ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा। फिर अगर हमसे कोई भी पूछता है तो हमें सीधा लेजर बुक में जाना है, परचेज अकाउंट खोलना है और यहाँ पे जो है आपका टोटल आपको पता चल जाएगा कि इतनी परचेजेस आपकी जो है टोटल है। ओके, ऐसे ही हर एक की अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा, चाहे कोई सेल्स है तो सेल्स का अलग अकाउंट बनाया जाएगा, चाहे कोई और एक्सपेंस है जैसे सैलरी है तो सैलरी का अलग अकाउंट बनाया जाएगा, कोई इनकम है जैसे कमीशन हम कहीं से रिसीव कर रहे हैं तो उसका अलग अकाउंट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़ का अलग अकाउंट बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। इसमें हम जो सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक तरीके की, ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। जो हमारी एक नेचर की एक जैसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम एक सिंगल सेपरेट अकाउंट में जो है डाल देते हैं। ओके, जैसे परचेज से रिलेटेड सारी परचेज अकाउंट में जाएगी, सेल्स से रिलेटेड सारी सेल्स अकाउंट में जाएगी। तो इस तरीके से होता है क्लासिफिकेशन में। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली, लेजर प्रिपेयर कर ली, अब हमें पता चल गया इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन ही एनफ है कि हाँ हमें पता चल गया कि टोटल सेल्स इतनी है, टोटल हमारी परचेजेस इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये क्रेडिटर इतने हैं, डेटर्स इतने हैं। तो इतनी चीज़ हमारे लिए एनफ नहीं है। तो इसके बाद इसकी वजह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। क्योंकि अभी 4 स्टेप में हमने जो भी पढ़ा उससे हमारा रिज़ल्ट तो निकला, लेकिन इतना कुछ खास हमारा ऐसा यूज़फुल रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो 5th स्टेप आता है हमारा समराइजिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, ये क्यों आता है, जैसे एक बिजनेसमैन है वो जानना चाहेगा कि उसके बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिटर्स हैं, जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी को वो क्रेडिट दे रहे हैं कि क्या वो एक्चुअल में उनके डेब्ट्स पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। तो इसका मतलब वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहेंगे, फर्म की एबिलिटी की क्या वो उनके डेब्ट्स पे कर सकती है। ऑनर्स जानना चाहेंगे कि उनकी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, कहाँ कहाँ उनको पेमेंट करनी है, टोटल असेट्स कितनी है बिज़नेस की, ये सब जो है ये चीज़ें जानना चाहेंगे। तो ये सब वहाँ से हमें क्लासिफिकेशन तक जो हमने प्रोसेस किया वहाँ से हमें असेट्स कहाँ से पता चल रही थी, क्या क्रेडिटर्स को क्रेडिट वर्दीनेस पता चल रही थी, प्रॉफिट हमें पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा था। तो अब हमें समराइजिंग से ये चीज़ें पता चलेंगी। तो समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग में इज़ द आर्ट ऑफ
presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to the management and other users। अब समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने पिछला स्टेप किया है क्लासिफिकेशन तक, तो उस क्लासिफाइड डेटा को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को समझ आए और वो उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सके, मैनेजमेंट उसको सही से यूज़ करके सही डिसीज़न ले सके। तो ये होता है समराइजिंग में। तो क्या चीज़ें आते हैं समराइजिंग में? 3 चीज़ें हम करते हैं समराइजिंग में। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चल जाता है कि कितना बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या फिर बिज़नेस को लॉस हुआ, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि बिज़नेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं समराइजिंग में। इनको हम आगे जो धीरे धीरे आगे चैप्टर्स करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अभी बेसिक नॉलेज के लिए इससे हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, ये हमने देख लिया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ तक हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए। अब उसके बाद 6th स्टेप आता है इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। एट लास्ट इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, उनसे कुछ एक मीनिंगफुल रिजल्ट्स हम निकालते हैं और उसके बाद उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारे बिज़नेस की इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनको, ओके। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें 6 स्टेप इन्वॉल्व थे। एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से कौन से थे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करी थी ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांजैक्शन को हमने मेज़र किया था, रिकॉर्ड करा था, क्लासीफाई किया था, उसके बाद समराइज़ किया था, और उसके बाद लास्ट में कम्युनिकेट किया था पार्टीज़ को, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं जो भी अभी हमने देखे। तो मीनिंग से ही हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि हाँ, हम सारी ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख के चलें। दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना, जो हमें कहाँ से पता चलेगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने पिछला देखा वहाँ से हमें पता चलेगा। कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल हेल्थ, ये हमें कहाँ से पता चलेगी, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उससे पता चलेगी। तो ये भी पता होना ज़रूरी है कि क्या बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ है, कैसा चल रहा है बिज़नेस, और ताकि हम जो भी हमारे बिज़नेस की इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वेरियस यूज़र्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, और जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, उनको हम पहले से ही जो है डिटेक्ट कर पाएँ और उनको प्रिवेंट कर पाएँ। तो ये कुछ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के टाइप्स हमारे कुछ इतने टाइप्स हैं, और इन टाइप्स के ऊपर जो है डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। आप आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन काम जो भी हमने स्टेप्स पढ़े ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, तो ये सारे स्टेप्स जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होते हैं। इसका मेन पर्पस प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, इसमें हम कॉस्ट निकालते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आई है, चाहे टोटल कॉस्ट है चाहे पर यूनिट कॉस्ट है, उन सारी कॉस्ट की अकाउंट को निकाला जाता है। और उसके बाद आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी हमने जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है बिज़नेस की, उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के लिए ताकि वो हेल्पफुल हो। टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं, मतलब टैक्स इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, अपनी ITRs बनाते हैं और टैक्स की पेमेंट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस एक सोसाइटी का पार्ट है, वो एक सोसाइटी के अंदर ही रहता है, तो उसको उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है बिज़नेस सोसाइटी में, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारी जो सोशल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड्स बनवाना, मतलब कुछ इस टाइप की फैसिलिटीज़ थोड़ी बहुत भी जो है बिज़नेस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। तो उस सोसाइटी के लिए जो भी वो काम कर रहा है, उसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है और सोसाइटी को उसका कितना बेनिफिट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का हिसाब रखा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। इसके बाद आता है, अब हम लास्ट में अब देखते हैं क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए वो क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। एक छोटा सा ही क्वेश्चन लिया है हमने। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी और आपको बताना होगा कि इन ट्रांजेक्शन्स में से आपको कौन सी ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रही हैं। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा, हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था हम वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं और जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड, कि हमने कहीं से क्रेडिट में सामान परचेज़ किया, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में। तो इसका आंसर है येस, हाँ हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में, क्योंकि इसको हम इजीली जो है कैश में एक्सप्रेस मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमने इतने का सामान जो है ख़रीदा होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। किसी भी फेस्टिवल पे हम एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। गिफ्ट्स दे रहे हैं, अब क्या गिफ्ट्स जो भी कंपनी वाले गिफ्ट्स दे रहे हैं वो गिफ्ट्स खरीद के तो लाए होंगे कि उन्होंने गिफ्ट्स में इतने एक्सपेंसेस किए होंगे कि 15,000 के जो है कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के बीच में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर भी हम इसको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा है रिसीव एन ऑर्डर टू सेंड गुड्स। हमें ऑर्डर मिला है किसी पार्टी से कि हाँ इतनी डेट तक हमें गुड्स मिल जानी चाहिए, तो क्या हमने गुड्स भेज दी, क्या हमारी सेल्स हो गई, नहीं हुई, तो ज़रूरी थोड़ी ना अभी हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर जो है कैंसिल भी तो हम कर सकते हैं, अभी फाइनल हमने कुछ सेल्स करी नहीं है, तो ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो। उसके बाद आता है मेक प्रॉमिस टू सेंड गुड्स। अब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम गुड्स जो है सेंड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हमने एक्चुअल में गुड्स सेंड कर दी, हमने यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस किया है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हो सकता है कि हम किसी भी रीज़न की वजह से गुड्स सेंड नहीं कर पाएँ, तो यहाँ पे भी जो है इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसको जो है हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हालांकि इसका फ़र्क पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी को लॉस ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअल में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि इतने अमाउंट का लॉस होगा, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइट बिटवीन टू मैनेजर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है कि मैनेजर्स के बीच में जो है फ़ाइट हो गई, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका फ़र्क पड़ेगा बिजनेस में, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ताकि बिज़नेस का सक्सेसफुल जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना जो है सक्सेसफुली अचीव कर पाए। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना एक पूरे बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनकी बन नहीं रही है साथ में और कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसका फ़र्क पड़ सकता है बिज़नेस में, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। ओके, तो होप सो आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर ही था हमारा, अभी आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में भी फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।